आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू। वॉइस टेलीविजन उर्दू पे हम प्रोग्राम मुद्दा करते हैं और इस प्रोग्राम के दौरान हम ज़मीनी हक़ाइक़ और तज्ज़िया भी करने की कोशिश करते हैं। आज का तज्ज़िया कुछ इस तरह से करते हैं, आज का मुद्दा हमारा कुछ इस तरह से है कि कल दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने जम्मू कश्मीर के आला कमान को बुलाया है। तो जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप, जिनमें लगभग 20 के करीब जो कांग्रेस के लीडरान ने वो दिल्ली जा रहे हैं। वकार रसूल बनिहाली को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू से रहमान बल्ला, जम्मू से जो दूसरे लीडरान हैं वो कल दिल्ली में होंगे। कश्मीर से वकार रसूल बनिहाली, उसके साथ साथ जी ए मीर और फिर यहाँ से तारिक हमीद कर्रा और दूसरे लीडरान कल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। खड़के भी जो कांग्रेस के कौमी सदर हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ खबरें हैं कि सोनिया गांधी भी लीडर से मुलाकात करने जा रही है। एक उस वक्त पे जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से पर तोले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ हल्के इंतखाबी दंगल में शुरू भी कर चुके हैं। पीडीपी बाज़ाब्ता तौर पर कुछ हल्कों के अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। ठीक उस वक्त दिल्ली बुलाया जाना कई सियासी हल्कों में बड़ी बाज़गश्त फैला रही है और कुछ सियासी हल्के ये भी बता रहे हैं, खुद कांग्रेस के कुछ लीडरान से बात की तो जो उनका भी कहना है कि कल की मीटिंग जो है आगे का इंतखाबी लाहेअमल और लाहेअमल के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अलाइंस किस तरह से किया जाना है, किससे किया जाना है, उस पे बारे आपको बताते चले। हमारे जो ज़राया हैं और कांग्रेस में जो हमारे कवी ज़राया हैं, मोतबर ज़राया हैं, उनका कहना है या उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, इनफॉर्मल टॉक्स जो हुई है, उस दौरान मालूम हुआ कि लगभग 2 दौर जो हैं पीडीपी के साथ भी हुए हैं बातचीत के, अलायंस की को वर्कआउट करने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 दौर हो चुके हैं। तो क्या आने वाले वक्त में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और उसके साथ साथ पैंथर्स और दूसरी जमातें बीजेपी को आउट रखने के लिए अलायंस की बातें करी, वहीं आज फारूक अब्दुल्ला ने अलायंस के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है। हम ज़रा फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर में आज एक तकरीब के बाद, टंगमर्ग में आज एक तकरीब के बाद जब उन्हें मीडिया से बात की तो अलायंस पे उनसे सवाल पूछा गया तो अलायंस का जवाब कुछ इस तरह से था। फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की आवाज़ जो है आबिद आप तक पहुंचाएंगे और आबिद आपको बताएंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला टंगमर्ग में थे और टंगमर्ग में फारूक अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो अलायंस को बिल्कुल नकारा। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनके माजी में भी इस तरह के कुछ बयानात हुए। क्या फारूक अब्दुल्ला का आज का बयान जो है वाकई में हकीकी ग्राउंड सिचुएशन है या ये सिर्फ सियासी बयान है? और जिस तरह अक्सर लीडरान, पॉलिटिकल लीडरशिप कहती रहती है कि हम तो बयान दे देते हैं, वक्त की ज़रूरत होती है, तो क्या बताया फारूक अब्दुल्ला ने? आबिद सुनाएगा आपको और आपका आबिद से बताना चाहूँगा कि आबिद फारूक अब्दुल्ला को सुनाइएगा। हम लोग कोई गठबंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बांग्लादेश का अलग मामला, हमारा देश का अलग मामला है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन की बात की तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम गठबंधन यानी अलायंस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर क्या कल का अलायंस दिल्ली में हो सकता है? इसी अलायंस के पस मंजर में जाने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे एडवोकेट नीलोफर ज्वाइन करेंगी, बारामूला से फायर ब्रांड लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जवान साल लीडर है मेरे साथ कांग्रेस के। आमिर, एडवोकेट शेख आमिर, ये कांग्रेस से मुझे बारामूला से ज्वाइन करेंगे। दोनों को बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगा मैं, और इन्हीं से जानना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के हल्के पिछले कई दिनों से ये अलायंस की बातें कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए अलायंस करो और मरो वाली बात पिछले दिनों थी, पार्लियामेंट इलेक्शंस में अलायंस किया, उस अलायंस के बाद क्या कुछ वो देखने को हमें मिला? बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर जी आपका भी, और एडवोकेट शेख आमिर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शेख आमिर ज़रा आप बता दीजिएगा, दिल्ली में कल ऑल पार्टीज मीटिंग, आपकी जो पार्टी हाईकमान की मीटिंग हो रही है दिल्ली में टॉप लीडरशिप की, खबरें हैं और कांग्रेस के हल्के भी बता रहे हैं कि अलायंस के रिलेटेड है, क्या कल की मीटिंग अलायंस रिलेटेड ही है? जी शुक्रिया। जहां तक आप कल की मीटिंग के बारे में कह रहे हैं, वो इलेक्शंस नजदीक हैं, किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं, तो उसी के चलते हमारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है, आला कमान से कल उनकी मीटिंग हो रही है। इसमें अलायंस की बात नहीं है, पूरे जो इलेक्शन में मामलात होते हैं, तंजीमी जो अंदरूनी मामलात होते हैं, उस पर जो है वहां पे चर्चा होगी।
तो सिर्फ मुख्तसर अगर आप कहेंगे कि सिर्फ अलायंस की बात होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हिस्सा तो रहेगा ना इलेक्शन, अलायंस भी एक हिस्सा डिस्कस तो रहेगा ना। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि इलेक्शन चाहे वो कांग्रेस के अंदरूनी मामलात हैं या अलायंस की हम बात करें, तो पूरे कंप्लीटली जिस पर बात होगी, कल चर्चा होगी, उतना भी वक्त आला कमान के पास पूरे मुल्क में तीन चार रियासतों में चुनाव हो रहे हैं, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बारे में भी बात होगी। रही अलायंस की, जो आप अभी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या बयानात आ रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कांग्रेस जो है अपने दम पे जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों पर लड़े। दम पे अपनी सीटों पे लड़े, तो फिर दम पिछले दिनों पार्लियामेंट में नहीं था, तब क्यों नहीं लड़े? देखिए, जब आप पार्लिमानी इलेक्शंस की बात करते हैं, पार्लिमानी इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में जो मुद्दा और मकसद था वो बिल्कुल अलग था। उस वक्त उस वक्त अगर हम बीजेपी कहें कि खतरा था, इस वक्त भारतीय जनता बीजेपी खतरा नहीं है। जी उस वक्त बीजेपी खतरा था, इस वक्त नहीं है खतरा। नहीं, किस बीजेपी की बात कर रहे हैं? जो बीजेपी के यहाँ हिमायत में और तरफदार लोग बैठे थे, उनका तो आप सियासी जनाजा देख रहे हैं कैसे निकल गया। तो इस वक्त जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में, यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन पार्लियामेंट में बीजेपी खतरा था, आज नहीं है। नहीं, देखिए, वो आला कमान फैसला करेगी कि यहाँ पर अलायंस होगी, लेकिन अगर अलायंस होती भी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सब कुछ डाल दे। अलायंस जो होगी वो एक प्रैक्टिकल अलायंस होनी चाहिए, और उस प्रैक्टिकल अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव जहां पर वो लड़ेगी, और हमें नीलोफर है, बड़े दिनों बाद। नीलोफर जी, एक पिछली चैनल पे हम आपसे लगातार बात करते रहते थे, अब हमारा नया प्लेटफॉर्म है, इस पे खुशामदीद आपको कहते ही, और लगातार हम आपसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्जन लिया करते थे। आज भी हमें बता दीजिएगा, फारूक साहब ने तो आज बिल्कुल अलायंस से नकार कर दिया, बिल्कुल कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पार्लियामेंट में इलेक्शन, अलायंस इंडिया अलायंस जिसकी बड़ी बात की जाती थी, तब कहती थी पीडीपी ने मैं सपोर्ट नहीं किया, पीडीपी वो है। आज अलायंस से बाहर फारूकल्ला निकल रहे हैं, फारूक साहब ने इस तरह का बयान दिया, तो अब वो सब कुछ ठीक हो गया, जो अब अलायंस में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी लीडरशिप की मीटिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वैसे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर तो आ ही रहे हैं, अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन कब हो रहा है, असेंबली इलेक्शन। उसके मद्देनजर रखते हुए हमारी कमेटी जो बैठेगी वो डिसाइड कर लेगी कि किस तरीके से हमें आगे चलना है। पहली बात, आमिर साहब ने सही बात कही कि पहले हमें अपनी टांगों पर खड़ा होना चाहिए, तब जाकर अलायंस को देखना है। जो हाल ही में इलेक्शन हुए लोकसभा के, आपने खुद भी देखा होगा कि मोर देन 35 सीटें जो थी, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो थे आगे रहे दूसरे उम्मीदवार। हालांकि एक प्लेटफॉर्म खोल दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अलायंस होती रहती है, जैसे हमने लोकसभा में भी देखा, लेकिन डाउन द लाइन काफी एक उसमें फिर वोट कन्वर्ट करना वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हर एक मुद्दे पर कहां पर करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, उस पर मुद्दे पर डिस्कशन होगा, और जो भी डिस्कशन होगा इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की रियासत के हक में ही होगा, और उनके जो भी एहसासात है उनका ख्याल रखते हुए ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगी। आप नीलोफर जी पिछले अलायंस इलेक्शन में अलायंस में थे, इकट्ठे थे, 35 पे आप कह रही हैं आप आगे थे कश्मीर में या जम्मू में वगैरह में, ये अब कांग्रेस का वोट आपको नहीं पड़ा, वो आप अपने बलबूते पे आगे थे। देखिए, कांग्रेस का वोट कहां पर पड़ा कहां पर नहीं पड़ा, मैं उस मुद्दे में अभी जाना नहीं चाहती। नहीं, लेकिन जाने की ये बात ये तो आवाम जानना चाहती है, तब कांग्रेस दगा कर गया आपके साथ। देखिए, कश्मीर की बात मैं जहां तक कर रही हूँ, वहां मोर देन 35 सीटों पर, कश्मीर की बात अगर आप आपसे जानना देख चाहता लेंगे हूं। जी, 35 सीटों पर जम्मू कश्मीर को लेकर, इनफैक्ट जम्मू में तो हम सपोर्ट कांग्रेस का ही कर रहे थे। मोर देन 35 सीटों पर अगर आप देख लेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी उम्मीदवार थे या कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस है, वो आगे ही चल रहे थे। तो उस चीज को भी हमें देखना है, और साथ में ये भी देखना है कि जो हमारा कैडर बेस्ड है, कैडर के बेस्ड है कि उनकी क्या राय है। तो कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, ताकि असेंबली इलेक्शन है, यहाँ पर उनको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव आगे चले, कि वो कोलिशन में जाना चाहते हैं। तो ये चीजें अभी डिस्कशन में चल रही है, पाइपलाइन में इंशाल्लाह कुछ ही दिन अब डिसीजन भी देख लेंगे। नीलोफर जी, कश्मीरी में कहावत है, उसको आमतौर पर कहते हैं पत पत सब। मैं कुछ कश्मीरी में आपको समझ आ गया, क्या कांग्रेस पत पत सब ही था फिर? मैं ये नहीं कह कहने का यही सकती मतलब है, सब ऐसा है क्या, सब तो मैं वो नहीं कह सकती। ये नहीं, आप कहने का यही मतलब है, कांग्रेस की फिर हैसियत ही नहीं है। इन्होंने 35 में आपने लीड ले ली, कांग्रेस 0। वो उनको पता होगा वो कितनी क्या आमिर साहब, आप 0, पता आपको होगा, आप 0 थे, एनसी का सब कुछ था, आप तो 0 थे, आप क्यों मैदान में उतर रहे हैं? देखिए,
सनम एजाज जी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की बात आती है तो मैंने कहा कि हम 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ना चाहते हैं, खासकर कश्मीर की 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो आपका यही बेस बात जो है कश्मीर में बाद कहाँ में, पे है? यही जरा बातें जो जरा है, कश्मीर में अपना यही बात- बताइए, आप कहाँ पे, आपका वोट बैंक कहाँ पे, किसी सीट का नाम बता दीजिएगा। देखिए पिछले 10 साल में तो अभी मौका नहीं मिला। वही बात जो है बाद में बात वही आती है कि क्या हमारा वोट कन्वर्ट हुआ, क्या हमने नेशनल नहीं कॉन्फ्रेंस के सवाल लिए जो पहले है हमने कि आपका वोट है, बाद में कन्वर्शन की बात है। सवाल है कि आपका वोट किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं अलायंस क्यों करे आपके साथ? फारूक साहब ने तो खुला बता दिया, लेकिन करेगा क्यों? आपका वोट देखिए, है कहाँ पे, बता आप दीजिए। आपका सवाल ही सही तरीके से नहीं आ रहा। आप जब ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ अलायंस क्यों करे, मैं तो आपको कह रहा हूं तो हम कौन से यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ अलायंस करे? मैंने तो अलायंस की बात ही नहीं की। तो फिर मैं पार्लियामेंट आपको में कह रहा क्यों हूँ किया? कांग्रेस एक वाहिद फिर पार्टी पार्लियामेंट में क्यों किया? फिर आवाम को धोखा था पार्लियामेंट में इलेक्शन अलायंस करना। जी, पार्लियामेंट में क्यों किया? देखिए, पार्लियामेंट में एक अलायंस जो हमने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की, मैं आप इससे पहले भी कह रहा था, आपने मुझे रोका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करने का मतलब ये था पूरे मुल्क में जिस तरीके की मौजूदा सरकार जो सियासत कर रही थी और एक जालिम की सरकार, उस जालिम के तख्त से, उस अकड़ की कुर्सी से उतारने के लिए, एक जमहूरियत को बचाने के लिए, आईन के तहफ्फुज़ के लिए हमें उस तानाशाह को, उस अकड़ की सरकार कुर्सी से उतारना था। और उसी की एक कड़ी थी कि पूरे मुल्क में हमने अलायंस की, जो लाइक माइंडेड और जो आइडियोलॉजिकल, जिनका माइंडसेट सेम था, हमने उनके साथ अलायंस की। तो हमें उस मुल्क की मरकजी सतह पर जो मामला चल रहे, पूरे मुल्क में जो मामला, ये छोटे आप इश्यूज की बात ना करें, तो उसी की एक कड़ी थी, हमने यहाँ पे अलायंस की। और मैं भी चाहता था, मैंने इससे पहले भी कहा कि शायद मेरा भी शौक था, मैं भी चाहता था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। मैंने भी यहाँ पे पिछले 15 साल से इस तंजीम में मेहनत की है, लेकिन एक पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस मैंने किया। तो वही आप उसको असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस, बिल्कुल मुद्दे अलग हैं, मसले अलग हैं। यहाँ के लोकल इश्यूज जो हैं इस वक्त उनकी बात होगी। इस वक्त वो जो पूरे मुल्क के मामलात हैं उस पर बात नहीं हम कर लेकिन रहे एक हैं। सवाल है, मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से, शायद एडवोकेट नीलोफर से राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन दोनों से सवाल है, अगर नीलोफर जी मेरा सुन रही हैं, आप जो अलायंस कर रहे हैं जम्मू को और कश्मीर को, इससे दोबारा डिवाइड ही तो कर रहे हैं। अगर रीजनल लेवल की पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर बात करिए, ज़्यादातर कांग्रेस जम्मू को करिए, तो जम्मू वर्सेस कश्मीर आप एक बार फिर खड़ा कर रहे हैं, जो पिछले बीजेपी की पॉलिसी की वजह से किसी हद तक पास आ गया था। पहले दूरियां थी, वो जो पॉलिसीज रही सरकार की, उसकी वजह से किसी हद तक नज़दीक आ गया था। आज फिर जम्मू और कश्मीर आप इसको फिर डिवाइड करने की कोशिश करें, ये अलायंस वगैरह करके। किससे सवाल है? ये मैं पहले आपसे ही, एडवोकेट आमिर जी, जी, आपसे ही सवाल। जी, देखिए, जम्मू और कश्मीर की बात नहीं है। जब असेंबली की बात हो रही है, कश्मीर में आपको कह रहा हूं कि कश्मीर में हमारे बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर नौजवान जो चाहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से एक बहुत बड़ा वक्फा गया है जब हमें इस वोट का जो हक है इससे महरूम रखा गया। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, लोगों को सताया गया और एक पॉलिटिकल, मैं कहूंगा कि फटीग क्रिएट करने की कोशिश की गई, कश्मीरियों को जलील करने की कोशिश की गई। और खासकर अब जो मुद्दा जो है, जो बड़े मसले हैं, वो मैं कहूंगा कश्मीरियों के ज्यादा हैं, क्योंकि जब 370 की जो मनसूखी हुई उसका ढोल जो है ज्यादा जम्मू में बजाया गया। लोगों को वहां बेवकूफ बनाया गया कि 370 की मनसूखी के बाद बड़ी तरक्की होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, खानदानी राज खत्म होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी। वैसा कुछ हुआ नहीं। वो जो सब लोगों के आवाम के सामने आ गया। और सरकार ये जानती है, जब आप इलेक्शंस की बात करते हो, अभी भी मुझे लगता है कि शायद इलेक्शंस ना हो, क्योंकि सरकार ये जानती है कि आवाम जान चुकी है कि ये जो सारा फरेब और झूठ आवाम के सामने जो जुड़े ख्वाब भेजे गए और उसके बाद कुछ किया नहीं गया, जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को, उसके यहाँ के या शनाख्त को या उसको छीना गया और हमारी शनाख्त पर बार बार हमला किया गया, चाहे जमीनी हुकूक हैं, चाहे रियासत का दर्जा है, चाहे हमारे पास रोजगार के जो हुकूक थे, जो यहाँ के नौजवान थे उनके लिए रोजगार था। तो अब वो लोग समझ गए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे नुमाइंदे होंगे। बाकी अलायंस की बात है वो मैं हाई कमांड पर छोड़ देता हूं। देखिए, मैं खरा बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। हकीकत ये है, कांग्रेस के लोग, आप कहते हैं जम्मू वाले को ये है, पहले वाले जम्मू वालों को पता था कि 370 लीजिए बड़ा अजीब मुसीबत है, लेकिन पिछले 10 दिनों से आप देखिए जम्मू में जम्मू मोर्चा, जम्मू परिषद, जम्मू दूसरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जॉब्स की गारंटी की बात करते हैं। 370 में आप बचा ही क्या था? जॉब्स ही बचे थे और यहाँ लैंड जो है रिजर्वेशन, बाकी तो कुछ बाकी आप ही में हमारे पॉलिटिशियंस की मेहरबानी थी, कुछ बचाया नहीं हुआ था। उसके लिए जम्मू में ही प्रोटेस्ट करें। तो आज आग बराबर लगी हुई है, आग उधर भी है, आग इधर भी है। लेकिन जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस एक बार फिर सियासत कर रहे हैं, जम्मू का
बीजेपी ले ले, कांग्रेस ले लेगी कश्मीर से नेशनल। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम क्यों कश्मीर से नेशनल कांग्रेस को दे दें, इनको तो 2-3 सीटों पे ही कहीं ना कहीं वोट है, बाकी और कहीं है नहीं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब आप जम्मू और कश्मीर को बिल्कुल बांटने की, इससे पहले भी तो हमें बांटा ही गया। जम्मू तो कश्मीर को से लद्दाख छीना गया। उसके बाद आपने कहा कि किस तरीके से, अगर आप कह रहे हैं कि 10 दिन से आप देख रहे हैं, मैं तो वही कह रहा था कि लोग जम्मू के भी अब इस चीज को जान चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ की रियासत के दर्जे के साथ, अगर आप कहते हैं 370 खोखला था, मैं तो नहीं मानता हूं 370 खोखला था। उसका नुकसान जो है, अब लोग उसका नुकसान अपने आंखों से देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि कश्मीर से भी कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे, जम्मू से भी कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे। वो अलग बात है। अब अलायंस का भी होगा, और अलायंस उस तरीके का नहीं होगा। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस तरीके का अलायंस नहीं होगा कि पूरा इम्बैलेंस होगा, कि जम्मू में आप कह रहे हैं जब कांग्रेस की बात करें और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खासकर कांग्रेस से आप इस बार मैदान में नौजवानों को ज्यादा देखेंगे। एडवोकेट नीलोफर अगर आ चुकी हैं मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पे, तो टीवी पे दिखा दीजिएगा आबिद, मैं ताकि उनसे बात कर सकूं। लेकिन मैं शेख आमिर, एक ऐसा सवाल है जिसने अभी आपने कहा 370 खोखला नहीं था, बचा क्या था 370 में? क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी है सबसे पहले, जिन्होंने अपने अलायंस अपने वोट बैंक के लिए 370? ये शुरुआत तो कांग्रेस ने की। आज हम बीजेपी को जितने भी डोल पीटे, लेकिन शुरुआत कश्मीर में कांग्रेस ने की है। कांग्रेस देखिए, जो आप नेरेटिव, जिस नेरेटिव के जाल में सनम साहब आप फंसे हुए हैं, ये भारतीय जनता कोई आम आदमी सुनने की ताकत भी रख लीजिए। जब आप ये कहते हैं कि मैं सवाल पूछने का ये जो है हौसला रखता हूं, तो आप सुनने का भी एक वो ताकत रख लीजिए। बताइए प्लीज। आप जब कहते हैं, आप इस भारतीय जनता पार्टी के नेरेटिव में, मुझे लगता है कि इस जाल में हमारे जर्नलिस्ट भी और बहुत सारे लोग फंस गए। बार बार की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर 370 को खोखला किया, बचा क्या था? भारतीय जनता पार्टी जो है वो रात को डाका डालती है, कांग्रेस ने दिन को डाका डालती है। कांग्रेस, ये जो एक नेरेटिव है, बहुत 3-4 सालों से चलाया जा रहा है। आप 370 के बाद क्या हुआ, 370 से पहले क्या था, आप शायद इस चीज को भूल चुके हैं। 370 की मनसूखी के बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं। 370 की मनसूखी की बात देखिए, 1999 के इलेक्शन, 1999 के इलेक्शन कांग्रेस जिम्मेदार है। यहां पे मोहम्मद अफजल गुरु टेररिस्ट था, वो क्या था क्या नहीं था। 29 पे था मुंडिया, आपका कांग्रेस का चीफ होम मिनिस्टर था, उन्होंने 29 से उठा के अफजल गुरु को फांसी दे दी। कश्मीरी तब भी मार खाता रहा, आज भी अगर मार खा रहा है बीजेपी के जरिए, कांग्रेस ने कौन सा लिहाज किया? देखिए, आप बातों को ट्विस्ट करके, इसका मतलब बात, आप सोपोर से बिलोंग करते हैं तो सोपोर की बात सुनिए ना। मेरी बात सुनिए, इतने बड़े मुल्क को चलाने में ऐसा नहीं हो सकता है। पद से भी गलती हो सकती है, तंजीम से भी गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं था। अगर आज बीजेपी का, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन एक चीज है, अगर कल बीजेपी का मुझसे गलती हुई, माफ कर दिए, क्या माफ करने के लायक? अगर जिस तरह आप इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो माफ की जा सकती है? सनम साहब, आप सहाफी की तरह सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। मैं सहाफी की तरह पूछ रहा हूं, मैं कश्मीरी की तरह पहले पूछ रहा हूं, बिकॉज़ आई एम कश्मीरी, मैं पहले कश्मीरी की पूछूंगा। जवाब तो सुनिए। कश्मीरी मैं भी हूं, तो हम कहां से नॉन कश्मीरी हो गए? कश्मीरी तो हम भी हैं। देखिए, आप जब कह रहे हैं 370 के पहले क्या था, 370 के हटने के 370 की मनसूखी से ही रियासत का दर्जा गया। 370 की मनसूखी से ही हमारे जमीनों के, हमारे जमीनों के और रोजगार के जो हुकूक थे वो हमसे छीने गए। 370 की मनसूखी से यहाँ पर जो आप इस वक्त बेरोजगारी देख रहे हैं, आप यहाँ के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर हमारा हक नहीं है। कश्मीरी जो है वो अगर आप टूरिज्म की बार बार जो नारा दे रहे हैं, टूरिज्म यहाँ पे बढ़ा, कश्मीरियों के लिए तो ये जगह पे रही नहीं। यहाँ पर बस रोजगार नहीं है। अगर सैंड एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे वो हमारे पास है नहीं। आप देखिए, अगर हमारा असासा है, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमको कमजोर किया गया। और 370 जो है था एक हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, जो हमले हुए उसको रोकता था 370। आप बार बार कहते हैं मैं सभी कश्मीरी लीडरशिप की बात करता हूं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आप ही को नहीं कर रहा हूं। नीलोफर मुझे ज्वाइन कर चुके। नीलोफर जी, मैं जरा एक सवाल जो है, अभी ये बात चूंकि मैंने इनको बताया था 370 खोखला ही था, उसमें हमारे पास 2 ही चीजें बची थी, जिसमें लैंड्स और जॉब्स वगैरह गारंटी, बाकी कुछ नहीं छोड़ा था। ये बता रहे हैं आज असासू को लूटा जा रहा है, ये बता रहे हैं, आमिर साहब बता रहे हैं। क्या हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बीजेपी ने दिए, मैंने दिए या किसी और ने दिए? भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। हमारा इंडस वाटर ट्रीटी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। वैसे हम इलेक्शंस पे बात कर रहे थे, अलायंस पे बात कर रहे थे कि 300 है उसमें एनक्रोचमेंट हो गई, लेकिन आप वो चीज
के दौर में वो एनक्रोचमेंट्स हुई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मुश्किलात आज एक आम शहरी महसूस कर रहा है, वो मुश्किलात उसको कभी महसूस ही नहीं हुई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जमीनें, चाहे हमारे जॉब्स थे या स्कॉलरशिप थे, या उन चीजों को भी आप छोड़ दीजिए, उसके बगैर आम चीजें, जिन चीजों से इस वक्त एक आम शहरी जूझ रहा है, हमारा अंडर ट्रायल जूझ रहा है, हमारे जो बंद पड़े हुए मुल्जिम है वो जूझ रहे हैं, हमें साफी या जितने भी तबके हैं वो जिन चीजों से जूझ रहे हैं, वो उस वक्त ये चीजें नहीं थी। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक साइड से जब 370 को खत्म कर दिया गया, ये वादा करके कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, गुड गवर्नेंस होगी, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हर कोई खुशहाली आ जाएगी और मिलिटेंसी है ये 0 लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि ये हमें कहा गया कि जॉब्स भी होंगे, हर कोई चीज होगा, पीस होगा। लेकिन 370 के खत्म होने के बाद हमें क्या मिला? हमने इस नए कश्मीर में आज एक सर्ज देखा हुआ है उन एरियाज में, जिन एरिया में पिछले 20 सालों से अगर हम देखेंगे कोई मिलिटेंसी अटैक नहीं था, कोई ये ऐसी चीज नहीं थी कि जहां पर अशांति, हम कहते कि यहाँ पर भी अब अशांति फैल गई है। तो इन चीजों को मद्देनजर देखते हुए आप देख लीजिए प्री और पोस्ट में कितना फर्क है। आज कोई बात कर ही नहीं पाता है, जो बात करता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कोई ना कोई एजेंसी आ जाती है और वो बेचारा बात नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जिसकी जो हमारी जीडीपी को 8% कंट्रीब्यूट कर रही थी, आज हमारी एप्पल इंडस्ट्री कहाँ है? बिल्कुल वो बंद होने की कगार पर है। हमारे ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने लोन लिए, चाहे वो कोविड की मार उन्होंने खाई, चाहे उन्होंने 5 महीने जो यहाँ पर एब्रोगेशन के बाद बिल्कुल बंद रहा, उसके बाद भी कोई उनको ऐसा पैकेज नहीं दिया गया जहां पर उनको ये महसूस होता कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एक वेज जो क्रिएट हो गया है, जो एलिनेशन यहाँ के लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हो गया, उस वेज को कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। ऐसी कोई पॉलिसी आती नहीं है। ठीक है, हजारों करोड़ों में हमें ये कहा जाता है बजट में, भाई आपके लिए इतना है। खाली सड़कों को बनाना ही एक प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, एक डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। हर कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे अपने तरीके से कम या ज्यादा करती है, वो डिपेंड होता है सेंटर से कितना पैसा आता है। अगर सेंटर से वक्त पर पैसा आया होता, हमारी 6 लेन जो पहले अप्रूव हो गई थी 2014 से पहले, ये आज बन गई होती। हमारा रिंग रोड जो है, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस था जिन्होंने ये सर्वे किया रिंग रोड का, अगर सेंटर ने पैसा दिया होता उस वक्त ही कंप्लीट हुआ होता। तो ये कहीं नई बातें नहीं है, ये चलती रहती है डेवलपमेंट्स। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ का आम शहरी है उसके लिए क्या हुआ? अगर 370 को हटा दिया गया ये कह करके गुड गवर्नेंस होगी, क्या गुड गवर्नेंस है? क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? आपने देखा होगा यहाँ का यूथ इस वक्त कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, ड्रग्स की मेनेस की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये रॉन्ग पॉलिसीज है जहां पर आपको जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि एट पार आपने जम्मू कश्मीर को ले लिया है दूसरे स्टेट से, फिर क्या वजह है डिलिमिटेशन जो है 2026 से पहले ही जम्मू कश्मीर में कर दी गई? अगर डिलिमिटेशन की है, आपने 33% रिजर्वेशन दे दी है, क्यों फिर वेट करना है? जम्मू कश्मीर को दे दीजिए। आपने इतनी स्कीम्स दूसरे जैसे बिहार या दूसरे स्टेट से जहां पर आपको लगा कि इलेक्शंस है वहां से हमें कोई फायदा मिलेगा, उसके लिए आपने स्पेशल पैकेजेस दे दिए। क्या जम्मू कश्मीर डिजर्व नहीं करता है कि इसको भी स्पेशल पैकेज मिले? क्योंकि ये टर्माइल का शिकार है। नीलोफर जी, मेरा आज का मुद्दा यही था कि क्या अलायंस बीजेपी अब खतरा नहीं बचा है जो अलायंस नहीं हो रहा है। मेरा आज का मुद्दा यही था, क्या कांग्रेस को क्योंकि तो फिलहाल मेरा वक्त इस प्रोग्राम का खत्म, मैं लास्ट पे आपसे दोनों से कमेंट लेना चाहूँगा, क्या बीजेपी अब खतरा नहीं है जो अलायंस नहीं कर रहे हैं दोनों जमातें? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि हमारी वर्किंग कमेटी बैठेगी, वो देखेगी कि वोट शेयर कहां पर किसका ज्यादा रहा है, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले लेंगे। और रही बात बीजेपी की, अगर बीजेपी का कोई वोट शेयर जम्मू कश्मीर में होता तो वो खुद से यहाँ पर लड़ते, उनको प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के पीछे छुपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको पता है, मालूम है, जो वो स्मोक स्क्रीन उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ कि भाई यहाँ के 96% लोग हमारे साथ है, अगर होते तो यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ते। और दूसरी बात, अगर 370 से लोग खुश होते तो उनको जरूरत नहीं पड़ती कि जब हम 5वीं सालगिरह मना रहे थे, बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को बंद करना, उनको नजरबंद करना, उनको अलो नहीं करना बाहर निकलना। तो ये हर कोई चीज दर्शाता है कि यही सवाल मेरा है, क्या बीजेपी अब खतरा नहीं है? शेख आमिर से लास्ट कमेंट आपका जानना चाहूंगा, बीजेपी खतरा नहीं है? देखिए, बीजेपी तो कभी खतरा था ही नहीं। बीजेपी नॉट पीडीपी, बीजेपी
मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जब 73rd और 74th अमेंडमेंट यहाँ लागू की गई, उसके हिसाब से 5 साल के बाद टेन्योर जो म्युनिसिपैलिटी का, जो म्युनिसिपल कमिटीज है, उनका टेन्योर खत्म होता है, तो उसके चुनाव इन्होंने कराए ही नहीं। तो उनको पता है यहाँ पर उनका खाता कहीं नहीं है। अब जो उनके साथ जुड़े हुए उनके हमदर्द और यहाँ पर उनके हिमायत में लोग बैठे थे, उनका भी चैप्टर क्लोज हो गया है। रही बात अलायंस की, वो देखिए आला कमान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इनके जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, आपस में बात कर वो डिसाइड कर लेंगे। जैसे नीलोफर जी ने कहा फारूक साहब से बड़ा आला कमान नहीं है कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने दो टोक बता, फारूक साहब से बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं, उन्होंने आज 2 टोक बता दिया कि नहीं अलायंस करेंगे। वो तो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि हम अलायंस में नहीं जा रहे। कहना चाहते हैं कि फारूक साहब का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करे? नहीं, मैंने कहा उससे पहले भी कहा था। अब वो उन्होंने आज किस तरीके का वो जो लास्ट कमेटी ने बताया फारूक साहब का भरोसा ही नहीं है। उनने किस तरीके से वो कहा था मैंने सुना नहीं, जब सुनूंगा तो उस पर कह सकता हूँ। एक टॉल लीडर है, उनकी बात पर हर कोई भरोसा करता है, तो हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है या असेंबली में लड़ना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने उन्हीं की बात को रिफ्लेक्ट करके ये बात कही है। और फिर जो भी वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी, बहुत शुक्रिया वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी। एडवोकेट नीलोफर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आमिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया था। प्रोग्राम था मुद्दा, और मुद्दा में आज का मुद्दा था अलायंस और बीजेपी, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में। क्योंकि बैक चैनल पे हमारे पास खबरें 3 दौर बातचीत हो चुके हैं अलायंस के, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने कड़ा जवाब दिया, बोला बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग क्या बीजेपी अब खतरा नहीं, या अपनी अपनी दुकान फिर सजानी है पार्लियामेंट तक ही, क्या अलायंस ज़रूरी था? ये मुद्दा हमारा आज का। शेख एडवोकेट नीलोफर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एडवोकेट आमिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी दीजिए इजाज़त, कुछ ही पलों बाद मेरे साथी रिजवान आपके लिए ला रहे उर्दू खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, रात 9 बजे दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।